दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री का गुजरात में प्रचार का दूसरा दिन, आणंद में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान है उतावला। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार को दे रहे हैं धार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में हुंकार। सुनीता केजरीवाल गुजरात में ठोक रही हैं चुनावी ताल। आगामी चरण के लिए दिग्गजों का नामांकन जारी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और संबलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान का नामांकन, तो बारामूला लोकसभा सीट से 20 साल उमर अब्दुल्ला ने भरा है पर्चा। डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। वकीलों के एक संगठन ने कल दाखिल की थी याचिका। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से वोटिंग टाइम बढ़ा। और आईपीएल में आज राजस्थान के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती। वहीं कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को दी 7 विकेट से शिकस्त। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने दिन की पहली रैली को आणंद में संबोधित किया। उन्होंने वोट जिहाद के बयान पर कांग्रेस की मौन स्वीकृति पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने का आरोप लगाया। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने पर पूर्व की मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने के लिए उतावला है। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते।
आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में बढ़ रहे भारत के रुतबे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लोग भी भारत का तिरंगा झंडा दिखाकर वहां से बाहर निकल पाए थे। अभी आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। सबने महसूस किया कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या बड़ी है। भारत, आप में से तो आए दिन लोग विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की ताकत क्या है। ये होती है देश की साख। मुझे बताइए मेरे आनंद खेड़ा के भाई बहन, क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है, गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये कांग्रेस, वो क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ रोती बैठती है। और आनंद के बाद प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की आज तीसरी रैली जूनागढ़ में 3:15 बजे होगी। वहीं जामनगर में शाम 5:15 बजे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। वो आनंद में ही इस वक्त मौजूद हैं। मेघना, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही दिनों के बाद तीसरे चरण में गुजरात में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं
और उससे पहले प्रधानमंत्री ने जब आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया, बहुत सारी अहम बातें कही, लेकिन जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है वोट को लेकर। जिस तरह उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा वोट जिहाद के जरिए वोट कीजिए। क्या कुछ इसके मायने, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट गुजरात चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करते हैं खास तौर पर गुजरात में, वो बेहद ही अहम है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम ग्राउंड रहा है। और उसके साथ ही ये खास तौर पर अगर हम देखें तो आणंद खेड़ा का जो इलाका है, नडियाद का जो इलाका है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का इलाका है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भी कहा कि मैं यहाँ पर रैली करने नहीं आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, उसके साथ ही उन्होंने कुछ अहम चीज़ों को यहाँ पर सामने रखा, जनता के सामने रखा कि किस तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। ऐसी कई चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। उसके साथ ही अगर हम देखें तो आणंद एक ऐसी जगह है जहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के रिश्तेदार हैं या काफ़ी सारे यहाँ के लोग जो हैं वो NRIs हैं, विदेशों में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि यहाँ के लोगों को विकास की बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2 टर्म से, अगर हम देखें 14 में और 19 में आणंद भाजपा जीत रही है आणंद लोकसभा सीट से, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 2009 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके साथ ही पिछली बार अगर हम देखें मितेश पटेल भाजपा के, जो इस बार फिर से रिपीट किया है, भाजपा ने उनको टिकट देके उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने भरत सिंह सोलंकी को हराया था। कांग्रेस के जो कदावर नेता हैं, जो UPA 2 में मंत्री भी रहे थे। उसके साथ इस बार लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदला है। उन्होंने अमित चावड़ा को टिकट दिया है मितेश पटेल के सामने। अमित चावड़ा गुजरात प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ पर आणंद की जो अगर हम देखें, आणंद के लोकसभा सीट के अंदर तकरीबन 6-7 विधानसभा सीटें आती हैं। उनमें से अंकलाव वाले जो इलाका है वहाँ पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये एक इस तरीके का समीकरण इस बार कांग्रेस ने बैठाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी उन्होंने बनासकांठा उत्तर गुजरात में रैली की, उसके बाद साबरकांठा हिम्मतनगर में रैली की, आज उन्होंने आणंद में रैली की जो कि सेंट्रल गुजरात में आता है। उसके बाद अब उनकी रैलियां चल रही हैं सुरेंद्रनगर में, उसके बाद वो जूनागढ़ जाएंगे, फिर जामनगर जाएंगे। तो एक तरीके से सौराष्ट्र का भी इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पूरे कैंपेन में वो कवर कर रहे हैं और लगातार बैक टू बैक जो रैलियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है। हमने देखा कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी साउथ गुजरात में कैंपेन करती हुई नजर आई थी। लगातार कांग्रेस के भी जो कैंपेनर्स हैं वो आ रहे हैं गुजरात में, और कुछ जगहों पर अगर देखें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच अच्छी टक्कर नजर आ रही है। जैसे बनासकांठा में अगर हम देखें तो गेनीबेन ठाकुर और रेखा चौधरी के बीच अच्छा मुकाबला है। उसके साथ ही भरूच में एक अच्छा मुकाबला नजर आ रहा है। जूनागढ़ हो, वलसाड़ हो, इन सभी जगहों पर कांग्रेस जहां पर अपना ग्राउंड कांग्रेस का थोड़ा मजबूत है, वहां पर कांग्रेस ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की इस तरीके की स्ट्रैटेजी यहां पर दिख रही है कि जहां पर वो मजबूत है वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। ठीक है, लेकिन मेघना, अगर मैं गुजरात लोकसभा चुनाव के बीते वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी का बहुत ही यहाँ पे बेहतर रहा है। कांग्रेस ने भी पूरी दमखम लगाई है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है, जो जीतने की जो उम्मीदें हैं, जो विनेबिलिटी है, वो बीजेपी के पक्ष में है। इसलिए इस बार के चुनाव में आपने तमाम समीकरणों की बात की, कद्दावर नेताओं की बात की कांग्रेस की, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव, खासकर जब गुजरात की बात होती है, विकास सबसे अहम बिंदु होता है। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है पूरे देश में, इसलिए इस बार का भी चुनाव उसी विकास मॉडल के आसपास ही आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, गुजरात में अभी की बात नहीं है। अगर हम देखें तो पिछले 2 दशक से जो मेन एजेंडा रहा है या जो मेन मुद्दा रहा है वो केवल विकास का रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, जिस तरीके से आपने कहा कि विनेबिलिटी फैक्टर, एनालिस्ट्स भी इस बात को मानते हैं। अगर हम 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और भाजपा का बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा था गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट
100% था। सारी की सारी सीटें क्लीन स्वीप था पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार अगर जब हम देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 52% वोट बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी ने 182 जो सीटें हैं विधानसभा की गुजरात में, उसमें से 156 सीटें बीजेपी ने हासिल की। तो उससे अब अंदाजा, अगर हम वो विनेबिलिटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी जगहें हैं गुजरात में जहां पर समीकरण काम नहीं करते, जहां पर केवल मुद्दे काम करते हैं। और अगर हम देखें तो 90-95% जगहों पर गुजरात में मुद्दा केवल और केवल विकास का रहता है। और इसी किस्म की राजनीति पिछले 2 दशक में अगर देखें तो गुजरात ने देखी है, जिसके कारण अगर हम देखें तो अगर 2017 में भाजपा ने काफी सीटों से भाजपा को हाथ धोना पड़ा था विधानसभा चुनावों में, लेकिन उसको भाजपा ने लगातार अपने स्ट्रैटेजी से 2022 में जीत लिया था। तो इस बार लोकसभा चुनाव में हालांकि भाजपा कई जगहों पर मजबूत दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस तरीके की है कि वो उन जगहों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर उसके जीतने के चांसेस बेहतर हैं। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। हालांकि अब देखिए कुछ ही दिन बाकी हैं मतदान में, और पूरी दोनों ही पार्टियां बिल्कुल जोर लगा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंपेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंच सके। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कई राज्यों के कंपैरिजन में गुजरात में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। गुजरात में हमेशा विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहता है। और इस बार हालांकि इंडिया अलायंस के तहत 2 सीटें, भरूच और भावनगर की सीटें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दी गई हैं और बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ रही थी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। उसमें से एक जो सीट है सूरत की सीट, जिसमें ऑलरेडी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब बची 25 सीटें, जिसमें तकरीबन 23 सीटों पर अब कांग्रेस लड़ रही है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और बाकी जो सीटें हैं वो एक जी मेघना, आप कुछ ही दिनों के बाद वहां पे चुनाव होने वाले हैं। 7 मई को गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो चुनाव प्रचार है वो प्रधानमंत्री वहां पे लगातार कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को आनंद से हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के ही सुरेंद्र नगर, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो मैं भी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, ऐसे मेरे गुजरात के लोगों के आगे एक बालक की तरह अपना रिपोर्ट कार्ड दे करके आपके आशीर्वाद लेने आया हूं, आपकी शाबाशी लेने के लिए आया हूं। आप याद करिए 10 साल पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, अभी 5G का जमाना है ना, कोई घोटाला सुना है? 2G का घोटाला, कोयले का घोटाला, कभी डिफेंस में घोटाला, कभी CAG में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ में घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर में घोटाला, कभी पनडुब्बी में घोटाला, सबमरीन में घोटाला। कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समंदर से लेकर के आसमान तक हजारों लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले 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 करके रखे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में आपने मुझे वहां भेजा। आप मुझे बताइए, आपके इस बेटे के लिए आपको गर्व होता हो कि नहीं? 10 साल में एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? जरा आप लोग जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे परिवारजनों को एक भी घोटाले की खबर सुनी है क्या? मोदी पर एक भी घोटाला चिपका है क्या? ये आपके बेटे का रिपोर्ट कार्ड सुनकर के
आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से मुझे आशीर्वाद चाहिए। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, 10 साल पहले देश की सरकार से गरीब का भरोसा उठ गया था। कांग्रेस सरकार खुद को माई बाप समझती थी, उसी के भरोसे जीना और कांग्रेस को गरीब को तरसा तरसा कर मूलभूत सुविधाएं देना, कभी वंचित रखना, कभी लटका के रखना, किसी के सामने किसी दूसरे को दे देना, उनको उसी में आनंद आता था। गरीब को लगता था कि ये सरकार हमारे लिए है ही नहीं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़कर के इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा है। पहनने के लिए पूरे कपड़े न हो, 80-90 साल की आयु हो, वो मां जब कहती है कि दिल्ली में मेरा बेटा, दिल्ली में मेरा बेटा बैठा है, मुझे खाने के लिए वो भेजता है, तो बेटे को संतोष होता है कि नहीं होता है? जब गरीब का पेट भरता है तो आपके इस बेटे पर आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, आज सरकार उनकी चिंता कर, माताएं, बहनें, बेटियां अपना आशीर्वाद देते हुए थकती नहीं है। आपको हमेशा हमेशा गर्व होगा आपके बेटे के इस काम पर। साथियों, 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था ये तो कंगाल देश है, ये तो कमजोर देश है, और पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने का नाम तक नहीं लेती थी। और आज क्या स्थिति है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं भाई। मैं जानता हूं मैं हिंदी बोल रहा हूं, मुझे गुजराती बोलना चाहिए, लेकिन ये टीवी वाले चाहते हैं कि कुछ हमारी रोजी रोटी का भी ख्याल रखो। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज मोदी वहां बैठा है और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए उनके बीच में होड़ मची हुई है, स्पर्धा चल रही है। भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे गुजरात के सुरेंद्रनगर से, जहां एक चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा, आपने सुना भी किस तरह से आज पूरी दुनिया में
भारत का डंका बज रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 140 करोड़ लोगों की वोट की ताकत की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि पिछली सरकारों में 2G घोटाला, कोल घोटाला, तमाम घोटाले होते थे, लेकिन पीएम मोदी के दामन पर इस तरह का कोई घोटाले का कोई आरोप नहीं है। इसलिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सोच समझकर आपको अपना वोट देना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं हैं। अमित शाह बरेली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके ठीक बाद बदायूं स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनता से भाजपा को जीत दिलाने की अपील वो करेंगे। वहीं सीतापुर के लहरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। और चुनावी रण में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने बिहार के अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने यहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सौर ऊर्जा के माध्यम से अब तय ये हुआ है कि हर घर के छत पर सौर ऊर्जा दी जाएगी, ताकि उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाए, जीरो हो जाए, और वो जो भी बिजली अपनी योजना से अपने खर्च करने के बाद बचेगा वो भारत सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी उसको मिलेगा। यानी बिजली का बिल मुफ्त और बिजली कमाने का कार्य शुरू होगा। और वहीं गुजरात के पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र में से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में एक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला। रोड शो के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है और जनता का विश्वास पीएम मोदी में है। ये मुकाबला एक तरफा है और इस बार भाजपा 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीतेगी। जनता का उत्साह है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जिस तरह से मेरे जनसंपर्क में जनता उमड़ती है, जनता छोटी छोटी बालिका आके मुझे तिलक करती है, बुजुर्ग महिलाएं मुझे ओवारना लेके आशीर्वाद दे रही है, उसको देखते हुए हम इतना अवश्य कहेंगे कि ये मुकाबला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। तो हर जगह जो चुनाव प्रचार है वो लगातार जोरों पर है। तमाम नेता लोगों से मिल रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और इस वक्त भाजपा की तरफ से भाजपा मुख्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के ग्लोबल लीडरशिप वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रोवाइड करना है।
यह एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। मैं दो छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि कल ही, आज सवेरे न्यूज़पेपर्स में कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है जीएसटी कलेक्शन का। ऑल टाइम जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2024 के महीने में। और वह इतना बड़ा जो कलेक्शन हुआ है, वह उसके बावजूद जब 15-16 में जीएसटी लागू हुआ था तो ये हुआ था जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, उससे भी लोअर रेट जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। और यह इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में सहायता प्रदान की है। और उस सब के बाद भी आज जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यूअसली रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। इट इज अ बिग रिसोर्स फॉर द कंट्री। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको, जन कल्याणकारी योजनाओं को स्ट्रेंथ दे रहा है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दे रहा है। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, अब 2013-14 के अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, एवरीबडी हैड रिटन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो कहते थे कि इनसे कैसे सरकार बाहर निकले, या देश की अर्थव्यवस्था को ड्रैग कर रहे हैं, या एक तरीके से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के किसी काम के नहीं रह गए। इस स्थिति में हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे। और आज 2024 में अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आप देखें तो चाहे रेलवे में हो, चाहे कितने ही डिफेंस की इंडस्ट्रीज में हो, पेट्रोलियम में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। और एक डेटा मैं आपके सामने देना चाहता हूं, 2014 में जो S&P BSE PSU इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज S&P का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो इंडेक्स है 2014 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, खासकर इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम आपको कहें, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ने जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात कही कि जब ये लागू हुआ जीएसटी, उसके बाद से बीते सालों में जो डेटा आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, लगातार उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के मजबूत होने के संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं, जिस बात का जिक्र भाजपा प्रवक्ता ने किया। साथ ही साथ उन्होंने बीते सरकारों में PSUs का क्या कुछ हाल था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज हैं उनका क्या कुछ हाल था, लेकिन बीते वर्षों में PSUs बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इस बात का भी जिक्र भाजपा प्रवक्ता ने किया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी तस्वीर इंडियन इकोनॉमी की इस वक्त आप कह सकते हैं कि इसकी मजबूत स्थिति बनी हुई है। बढ़ेंगे आगे। तीसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी, सत्ता पक्ष की तरफ विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के शिमोगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिमोगा और रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वो आज बिहार के समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगी। और देश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में विपक्ष भी देश भर में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहा है। और इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके जनसभा में शामिल होने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार मुंहतोड़ जवाब देगी। उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया, 19 में 40 में से 31 दिया,
2014 में ठगने का केवल काम किया है, तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। तो जैसा कि हमने कहा कि चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के, हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहा है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे और कहेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। बढ़ेंगे आगे खबरों में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं आप इंडिया गठबंधन ने कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। यहां 25 मई को मतदान होने वाला है। सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा हम विकास करेंगे और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। हमारे यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो और जो डोंकी करके जो हमारे युवा जो एक तरह से कुछ इलीगल इमिग्रेशन करके जो बाहर जाते हैं, हम यहाँ पर इतना अच्छा एक हिंदुस्तान का, भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर खोलेंगे, जिसके अंदर हम 10,000 बच्चों को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा। और हमारा उम्मीद ये है कि और हम टाई अप करके रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन देशों से, अमेरिका के साथ, ताकि उनकी जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग हम यहाँ पे करें। तो आपने नवीन जिंदल को सुना जो कि डोंकी रूट का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो डोंकी रूट जिसके ज़रिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से, गलत रास्तों से होकर दूसरे देशों में जाते हैं। लेकिन नवीन जिंदल ने कहा कि अगर वो आते हैं, उनकी सरकार आती है, तो वहीं पे ही उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा जिसमें कि हज़ारों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस सब के बीच बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला 20 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हैं। आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के आगामी चरण के लिए नामांकन भरने का काम लगातार जारी है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि ओडिशा के संबलपुर में 25 मई को मतदान होने वाला है। और वहीं लोकसभा चुनाव के आगामी चरण के लिए नामांकन भरने का काम लगातार जारी है। एलजेपी रामविलास गुट के प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चिराग पासवान आज पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की।
आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में 20 मई को मतदान होना है। इस मौके पर चिराग पासवान ने अपने पिता को याद किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जैसे पापा को हाजीपुर के लोगों ने हमेशा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। वही हाजीपुर के लोगों से उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पापा को हमेशा हाजीपुर के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं किसी भी चुनौती को या किसी भी लड़ाई को या चुनाव को मैं कतई हल्के में नहीं लेता। ज़रूरी है हर पल आपको अपना 100% आप देते रहें। ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें, अंतोगत्वा आप जनता के दरबार में हैं, अंतिम फैसला जनता को ही लेना है। मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा। बढ़ेंगे आगे। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कमलजीत सहरावत ने एक रोड शो किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर भाजपा उम्मीदवार का स्वागत किया। इस दौरान कमलजीत सहरावत ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। और हैदराबाद से माधवी लता बतौर भाजपा प्रत्याशी लगातार 4 बार के सांसद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही हैं। डीडी न्यूज की हमारी सहयोगी रीमा पराशर ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। भाग्यनगर हैदराबाद इस बार हाई प्रोफाइल सीट बन गई है और जिनकी वजह से बनी है वो हमारे साथ माधवी लता जी, बीजेपी की उम्मीदवार। माधवी जी, एक अलग तरीके से आपने रंग जमा दिया है पूरा, मतलब चुनाव ऐसा लग रहा है बदल गया है करीमनगर और इस तरह के एरिया का, भाग्यनगर। हाँ जी, हमारे लिए चुनाव अब की बार एक त्योहार है और ऐसा त्योहार जहां हम जिस प्रकार का अन्याय से लड़कर न्याय नहीं जीता था, जिस प्रकार से झूठ से लड़कर सच नहीं जीता था, अब की बार हम 40 साल के एक अंडर डेवलप्ड स्टेज से निकलकर एक डेवलपमेंट के ओर जाने का त्योहार है ये। ओवैसी जी अलग अलग तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। वो एक तरीके से वो कार्ड खेल रहे हैं जिसमें 46% यहाँ की आबादी काम करती थी अब तक, लेकिन आपने एक अलग तरीके की बात की। क्यों जनता आपको चुने? एक मुद्दा। जनता इसीलिए हमको चुनना चाहिए क्योंकि आज तक वो लोग गरीबी से मर रहे थे, बेरोजगारी से मर रहे थे, मकान न होने से रो रहे थे, असुरक्षित महिलाएं हैं यहाँ पर, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई नहीं है, वो मजदूर बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तरक्की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आपके लिए ये इमोशनल इस बार चुनाव है क्योंकि आप, मैं देख रही हूँ, इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। आखिर चुनाव क्या है? क्या चुनाव लोगों के लिए नहीं है? चुनाव राजनीतिज्ञों के लिए नहीं है, चुनाव आम जनता के लिए है और आम जनता इमोशन है। अंत में बस मैं ये कहूंगी, आपके ऊपर पर्सनल अटैक भी ऑपोजिशन कर रहा है, उसका जवाब आप अपने अंदाज से देती हैं। अब क्या अंदाज से देंगे? हम यही कहेंगे, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास विकास नहीं है, वो तो सिर्फ बकवास ही करेंगे। माधवी लता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और माधवी लता जी जो कि सीधी टक्कर दे रही हैं ओवैसी को। रीमा पराशर, दूरदर्शन न्यूज के लिए। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने उजियारपुर में भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद राय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं और अभी चुनाव प्रचार के दौरान उनके कंस्टिट्यूएंसी में डीडी न्यूज की टीम लगातार घूम रही है
अभी नित्यानंद राय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो हावी है या राष्ट्रीय मुद्दे हावी है? यहाँ देश का चुनाव है, समझे ना, और माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन से आसमान तक की चिंता किए हैं, जन्म से लेकर मरण तक की चिंता किए हैं, गरीब के घर बनाने से भगवान श्री राम के घर बनाने तक की चिंता किए हैं, और यहाँ खेती के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसकी चिंता की है उन्होंने सूर्य और चंद्र पर भारत का शान बढ़े इसकी चिंता की है, मुफ्त अनाज गरीबों को दिया है। यहाँ उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा सब जगह बह रही है। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, ये नारे भी आपके क्षेत्र में लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? यहाँ ये बिल्कुल हमारे क्षेत्र के लोग एकदम बहुत गर्व से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि मोदी को फिर से लाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने प्रचार अभियान के दौरान लगातार गाँव में सघन प्रचार अभियान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरजेडी के आलोक मेहता से कड़ी चुनौती मिल रही है। आलोक मेहता जहां भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, वहीं नित्यानंद राय अपने राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे और राम मंदिर के सहारे जनता के बीच डटे होने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी मैजिक का उन्हें भरोसा है। कैमरामैन ललित के साथ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अब बात करेंगे हीट वेव की। जी हां, पूरे देश में इन दिनों गर्मी का भीषण कहर जारी है और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में लू का प्रकोप रहने का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में आगामी 3 दिन और ओडिशा में 2 दिनों के लिए गंभीर लू की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी आंधी तूफान आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से कुछ राज्यों को राहत देने वाली भी खबर आ रही है। महीने की 3 तारीख से 6 तारीख के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और छिटपुट बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव इस वक्त पश्चिम बंगाल के गोलपुर से मौजूद हैं और जिसको लेकर हमने कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया है इन राज्यों में। ओडिशा की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए। ओपी, पश्चिम बंगाल में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ है मौसम का हाल, गर्मी की स्थिति कैसी है? जी, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग भी पूरी तरह तैयार है। पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण में 7 मई को यहाँ मतदान होना है। लेकिन जिस तरह राजनीतिक सरगर्मी अपने उफान पर है, उसी तरह सूर्य की प्रचंड गर्मी और लू के तेज थपेड़े भी आम जनता को परेशान कर रहे हैं। मेरे पीछे आप जो रोड देख रहे हैं सुनसान रोड है, दोपहर का वक्त है, इस वक्त वाहनों की आवाजाही है, लेकिन आम जन का आना जाना बिल्कुल रुक चुका है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। प्रचंड गर्मी के चलते यहाँ धान की फसल हो या आम का बोर पकने का समय हो, सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस चिलचिलाती धूप में अभी 42 डिग्री का तापमान यहाँ हम देख सकते हैं और जून आते आते यहाँ अगर 1 मई को अंतिम चरण का मतदान इधर हो इस राज्य में होगा, तब तक तो 50 के पार ये तापमान चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर सियासी गर्मी और सूर्य की प्रचंड गर्मी दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। जिस तरह से लोग गर्मी से बचने के लिए जो देसी नुस्खे अपना रहे हैं, यहाँ हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना कि यहाँ आम काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है और यही वजह है कि आम के जो कच्चा आम होता है उसको उबाल कर एक सूप बनाकर ये लोग दोपहर के वक्त पीते हैं ताकि गर्मी से सियासी ठंडक ली जा सके। इसके साथ साथ कई अन्य तरह के नुस्खे भी ये लोग जलजीरा पीना और सत्तू पीना जैसे काम करते हैं। लेकिन जो चुनावी मैदान में डटे हुए प्रत्याशी समझो या उनके कार्यकर्ता हो, वो सभी गर्मी से बचने के लिए अपने अपने तरीके से न केवल उपाय कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड गर्मी और सियासी राजनीति के बीच दोनों तरफ से तूफान मचा हुआ है। ओपी, लेकिन वही सवाल जो आप लगातार कह रहे हैं कि सियासी गर्मी भी चरम पर है, ऐसे में बाकी राज्यों में हमने देखा कि जो चुनाव में जो वोटर टर्नआउट है वो कुछ कम रहा। क्या उम्मीद करें कि पश्चिम बंगाल में, चूंकि लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है
कि आप घरों से बाहर आइए, वोट दीजिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और गर्मी तो चूंकि हर 5 साल के बाद इसी मौसम में चुनाव होते हैं, तो क्या ये उम्मीद करें कि पश्चिम बंगाल की जनता इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अगले चरणों में घरों से बाहर निकलेगी और वोट करेगी? जी, लोकतंत्र के इस महापर्व की बात करते हो, यहाँ 42 सीटें और देश में यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ सबसे ज़्यादा 42 सीटें। यहाँ अभी 6 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 7 मई को 4 सीटों पे होना है, तो अभी 36 सीटें बाकी बची हुई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ सियासी गर्मी और सियासी राजनीतिक सरगर्मी भी काफ़ी तेज है। लेकिन बात करें पहले और दूसरे चरण में, यहाँ 81% मतदान दर्ज किया गया था, जो 2019 की तुलना में 3% कम है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों से अपील करते रहे कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, इसी थीम को लेकर लोगों से अपील की जा रही है कि जो तीसरा चरण का मतदान हो या 7वें चरण का 1 जून को, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाए। तो निश्चित तौर पर लोगों और राजनीतिक दलों के साथ साथ जो निर्वाचन विभाग है वो भी लोगों से अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भागीदारी बढ़ाएं। गर्मी बेशक हो सकती है, लेकिन गर्मी पर भी हमें किसी तरह से एक तरह से गर्मी को मात देते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत करना। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल और निर्वाचन विभाग और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अगले जो मतदान के चरण आए में उसमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी और मतदान प्रतिशत भी पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद करें कि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और प्रचंड गर्मी के बावजूद भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ओपी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में खासकर पश्चिम बंगाल में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो काफ़ी बढ़ने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को पश्चिम बंगाल से हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी सिलसिले में राजकुमार आनंद ने दिल्ली के एलजी को एक ज्ञापन सौंपा है। राजकुमार आनंद ने अपने ज्ञापन में अरविंद केजरीवाल सरकार को दलित पिछड़ा विरोधी साजिशों की बात कही है। राजकुमार आनंद ने कहा है कि वो जब दिल्ली सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग में व्यापक अनियमितताओं को देखी है। और पश्चिम बंगाल के मामलों में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसने 2018 में ही सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने या रेड डालने की अनुमति वापस ले ली थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के आर्टिकल 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन ममता सरकार की ये याचिका आर्टिकल 131 के तहत सुनवाई लायक नहीं है, क्योंकि यहां पर केस सीबीआई ने दर्ज किया है, केंद्र सरकार ने नहीं। और अब खेल जगत की खबरें, और खेल जगत की तमाम हलचल को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में पहुंच गई हैं। सुचित्रा, नमस्कार। नमस्कार सीम, शुरुआत करते हैं आईपीएल से जुड़ी खबरों के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग में आज हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 8 में जीत मिली है। टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में 18 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से राजस्थान ने 9 और हैदराबाद ने भी इतने ही मुकाबले जीते हैं, यानी टक्कर बराबर की रही है। बात कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी मात दी थी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 62 रन के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में पंजाब के लिए बेयरस्टो ने 46 रन और रिली रोसोयू ने 43 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से पंजाब ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। उबर कप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम को जापान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जापान ने भारतीय टीम को 3-0 से मात दी। अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारत के युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अंतिम 8 तक पहुंचने में कामयाबी पाई। भारतीय टीम ने कनाडा और सिंगापुर को मात दी थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में जापान की दिग्गज टीम भारतीय टीम पर भारी पड़ी।
बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में बोरुसिया डॉर्टमंड ने पीएसजी को 1-0 से हरा दिया। डॉर्टमंड के लिए विजयी गोल निकलस फुएलक्रक ने 36वें मिनट में किया। पहले लेग का ये मैच डॉर्टमंड के घरेलू मैदान पर खेला गया था। 51वें मिनट में पीएसजी को अच्छा दोहरा मौका मिला था, लेकिन दोनों बार गेंद बार से टकरा गई। गोल करने का किलियन एम्बापे का मौका और फिर रिबाउंड पर गोल करने का अशरफ हाकिमी का प्रयास असफल रहा। बात टेनिस की। कार्लोस अल्कराज का लगातार 3 बार मैड्रिड ओपन जीतने का सपना टूट गया। अल्कराज को क्वार्टर फाइनल में आंद्रे रूबलेव के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रूबलेव ने अल्कराज को 4-6, 6-3, 6-2 से मात दी। इटली के शीर्ष वरीय टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। सिनर को दाएं कूल्हे में चोट लगी थी। क्वार्टर फाइनल में सिनर का मुकाबला कनाडा के फेलिक्स ऑगर से होना था। मौजूदा चैंपियन अरीना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका ने रूस की 17 वर्षीय खिलाड़ी मिर्रा आंद्रीवा को मात दी। सबालेंका ने ये मैच 6-1, 6-4 से अपने नाम किया। अब सेमीफाइनल में सबालेंका का सामना एलेना रायबाकीना से होगा। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं असीम के। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, खेल जगत की तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। तो इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।